या गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग, प्रणाम। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। या गुड इवनिंग अशोक, सोनू, कपिल, पुनीत, अमन, ज्ञानेंद्र, या ऑल क्लियर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम कुछ चेनिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे, रेंजिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। रेंजिंग क्या होता है, चेनिंग क्या होता है, कितने मेथड्स होती है, डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग, लाइन रेंजर क्या होता है, लाइन रेंजर जो है वो कौन से किस दो टाइप के प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है इंस्ट्रूमेंट का। तो हमने देखा था दो आइसोसेलेस प्रिज्म को आपने एक के ऊपर एक रख दिया है, ठीक है, जिसमें जो डायगोनल सरफेस होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, कितने रेंजिंग रॉड्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ऑब्स्टेकल देखा कि यदि चेनिंग में ऑब्स्टेकल है या रेंजिंग में नहीं है तो कौन सा केस हो सकता है, दोनों में ऑब्स्टेकल है या रेंजिंग में ऑब्स्टेकल है, चेनिंग में नहीं है। तो ये पूरे केसेस हमने कल देखे, कल स्टडी हमने इसके बारे में करा था। यस सो आज हम स्टार्ट करेंगे करेक्शंस, ठीक है। उसके पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन सर्वे डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन सर्वे डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन सर्वे डेटा। तो देख लेते हैं चेन सर्वे डेटा को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चेतन कह रहे हैं सर पहला लेक्चर है, कितने पेजेस छोड़ू? बेटा ये क्वेश्चन है ना, आप ग्रुप पे आ जाया करिए और ग्रुप पे पूछ लिया करिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पूछूंगा, बच्चे रिप्लाई करेंगे, उसमें आराम से हमारा कुछ टाइम लैग हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ बोलता हूँ आपको कुछ देर बाद सुनाई आता है, आप टाइप करते हैं 2-3-4 सेकंड के बाद मुझे वो आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बीच में टाइम लैग है। कोई स्टूडेंट बता दो कि अभी आज स्टूडेंट ने ज्वाइन करा है तो कितने पेजेस छोड़ना चाहिए, अब तक कितने पेजेस हो चुका है, फटाफट से एक बार बता दो। यस, गुड इवनिंग विजय। फिफ्टी पेजेस छोड़ दीजिए बेटा, 50 पेजेस छोड़ दीजिए। 50 पेजेस मतलब दोनों साइड है ना, लगभग 25 पेजेस छोड़ दीजिए, तो दोनों साइड मिलाकर के 50 पेजेस हो जाएगा। चलो, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन सर्वे डेटा। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम चेन सर्वे डेटा को? चेन की हेल्प से हमने क्या करा, सर्वे तो कर लिया, अब रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको। तो आप लोगों ने देखा होगा, यस मोनू, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर लिखा रहता है 50.40। कहीं पर कुछ ऐसा लिखा हुआ, आपने शायद हाईवे पे गए हो तो आपने लिखा हुआ देखा, और डिवाइडर पे या साइड में कोई ब्लॉक बना होता है उस पर लिखा हुआ रहता है 50.40। या आपने कुछ इस फॉर्म में देखा हो 50+40, या आपने इस फॉर्म में देखा हो 50 चेन प्लस 40 लिंक्स। 50 चेन प्लस 40 लिंक्स। कहीं पर मान लीजिए कि कोई हाईवे है, वहां पर फ्लाईओवर्स, डिफरेंट फ्लाईओवर्स वहां पर बन रहे वाले हैं, ठीक है। तो फ्लाईओवर को आप कुछ ऐसे थोड़ा ना जानोगे कि मान लीजिए कि यहां पर एक पर्टिकुलर हाईवे है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एक हाईवे है, किलोमीटर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब यहां पर बीच में फ्लाईओवर प्रोपोज्ड है 1 2 3 4, ठीक है, मान लेते हैं हर 25 किलोमीटर पर यहां पर क्या है, फ्लाईओवर प्रोपोज्ड है। तो अब फ्लाईओवर ऐसा थोड़ी ना बोलोगे आपकी दिस इज फ्लाईओवर 1, दिस इज फ्लाईओवर 2, ऐसा नहीं बोलने वाले आप फ्लाईओवर को किस नाम से जानते हैं, चेनेज के नाम से, कि उतने चेनेज पर जो फ्लाईओवर है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उतने चेनेज पर जो फ्लाईओवर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो चेनेज का मतलब हमें समझना पड़ेगा, चेनेज मतलब कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेन सर्वे डेटा को, ठीक है। सो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्वे।
दिस इज व्हाट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्वे, मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमने यहां से स्टार्ट करा है, कोई पॉइंट को हमने स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम कर लिया. दिस इज व्हाट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्वे. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्वे. अब आप क्या कर रहे हैं, ये ए बी लाइन के अलोंग मेजरमेंट ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन. ठीक है, यहां पर फर्स्ट हाईवे आया, सॉरी फर्स्ट फ्लाईओवर आया, तो फ्लाईओवर के यहां पर लिखा हुआ कितना दिख रहा है आपको, यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है 50.40. ठीक है, आपने देखा होगा फ्लाईओवर पे जाते हैं डिवाइडर पे लिखा रहता है 50 + 40 या जो भी वैल्यू, इस फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, इस फॉर्म में तो रेयरली होता है, बट इसको हम समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. जहां पर भी आपको 50.40 दिख जाए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 50.40. सर समझ नहीं आया, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चेन सर्वे डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका एक्चुअल मीनिंग समझते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये कोई पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं सी पॉइंट, इसका डिस्टेंस कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है. तो यहां पर लिखा है 50, इन तीनों का मीनिंग सेम है, 50.40, 50 + 40, 50 चेन 40 लिंक, ये तीनों का मीनिंग सेम है, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं. ठीक है, तो 50 चेन्स, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो चेन अवेलेबल है, अज्यूम अवेलेबल चेन लेंथ, अवेलेबल चेन लेंथ इज 20 मीटर. अवेलेबल चेन लेंथ जो हमारे पास अवेलेबल चेन है वो 20 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, जिसमें कितनी लिंक्स हैं, 100 लिंक्स हैं. कितनी लिंक्स हैं, 100 लिंक्स. तो ऑब्वियस सी बात है, एक लिंक का साइज आप सभी को पता है 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर. तो यदि मैंने बोला 50 चेन्स + 40 लिंक्स, 50.40 के फॉर्म में लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 50 चेन + 20 लिंक्स, 50 चेन 20 लिंक्स. एक चेन की लेंथ कितना है, एक चेन की लेंथ है सर 20 मीटर, तो 50 चेन की लेंथ 50 × 20 मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर प्लस 20 लिंक्स. तो एक लिंक का साइज कितना है, एक लिंक का साइज है, यहां पर मैं लिख देता हूं, साइज ऑफ वन लिंक, साइज ऑफ वन लिंक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/100, दैट इज 0.2 मीटर. सो साइज ऑफ वन लिंक इज व्हाट, 20/100, 0.2 मीटर. सो यहां पर मैंने लिखा 0.2 और कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, 20 लिंक्स. सो यहां पर ये मुझे आंसर मीटर मिल जाएगा, ये आंसर मीटर मिलेगा. ये कितना आ गया, 1000, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2 to 4. ठीक है, 4 ही आएगा. 50, अच्छा 40 लिखा है ना हमने यहाँ पे, 20 लिख, ठीक है, यहाँ पर 40 में लिख देता हूँ. सो यहाँ पर 0.2 × 40 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 8. ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज 1008 मीटर. क्या लिखेंगे, 1008 मीटर. कहां से, सी पॉइंट का डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्वे से. ठीक है, सी पॉइंट का डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्वे से कितना आएगा, 1008 मीटर. तो यदि आपको इस फॉर्म में यहां पर भी कोई चेनेज देखने को मिल जाता है, सपोज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कितना, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 60.60, कितना देखने को मिल रहा है, 60.60. इसका मीनिंग क्या है कि डी पॉइंट का डिस्टेंस ए स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. 60 चेन्स, तो 60 × 20 लेंथ आ जाएगा आपके पास ये वाला, एंड 60 लिंक्स, तो एक लिंक का साइज आप सभी को पता है 0.2 × नंबर ऑफ लिंक्स. ठीक है, तो वहां से आप लोगों को आंसर देखने को मिल जाएगा. तो जब भी इस फॉर्म में अब आपको देखने को मिले, कहीं पर आप जाओ हाईवे पे और इस फॉर्म में देखें, तो आप समझ जाया करिए कि वो क्या है, चेनेज है. ठीक है, चेनेज. सो यहां पर हम लिख लेते हैं व्हाट इज चेनेज, व्हाट इज चेनेज, हेडिंग डालते हैं, चेनेज. व्हाट इज चेनेज, it is distance measured, it is distance measured along the main survey line
it is distance measured along the main survey line in the direction of progress of work, in the direction of progress of work. So what is chainage? हाँ करेक्ट, 60.60 का 1212 करेक्ट आंसर. 60 मल्टीप्लाई बाय 20 यह जाएगा आपका 1200 एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 0.2 सो 12 आ जाएगा करेक्ट. सो 12 करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, लिख लीजिए. उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट करेक्शन की तरफ. नेक्स्ट करेक्शन की तरफ. नेक्स्ट हेडिंग डालिए करेक्शन इन चेन सर्वे. करेक्शन इन चेन सर्वे. सर चेन 20 मीटर की है या 30 मीटर की, ये कैसे पता चलेगा? ये आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो आपके पास जो चेन होगी उस पर लिखा हुआ होगा 20 मीटर चेन है या 30 मीटर चेन है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो आपको गिवन होगा. नेक्स्ट corrections in chain surveying. Corrections in chain surveying. पहले मैं यहां पर लिस्ट बना देता हूं कितने करेक्शन हम देखने जा रहे हैं. सो द फर्स्ट वन इज करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन. करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन. इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो है करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन. इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन. करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन. सेकेंड करेक्शन हम देखेंगे करेक्शन ड्यू टू, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूं, ठीक है. करेक्शन ड्यू टू स्लोप. नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट. मिसअलाइनमेंट. नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर. करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर. नेक्स्ट करेक्शन ड्यू टू पुल. नेक्स्ट correction due to sag. Next correction due to reduction to MSL. Reduction to MSL mean sea level. Reduction to MSL. So इतने करेक्शन हम यहां पर देखने जा रहे हैं. पहले बात करते हैं करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन की, जिसका आपने क्या लिखा है, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन. सो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चेन है वो किस मटेरियल की बनी होती है. वो बनी होती है सर माइल्ड स्टील की. ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सर उसकी चेन की लेंथ में चेंजेस हमें देखने को मिलता है. टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है सर, हमें उसकी लेंथ में चेंजेस देखने को मिलता है. या सर टेम्परेचर के कारण नहीं हुआ, मान लीजिए कहीं फॉल्ट आ गया इंस्ट्रूमेंट में. इंस्ट्रूमेंट मतलब चेन में कहीं फॉल्ट आ गया. जो नंबर ऑफ लिंक्स हैं वो कोई लिंक एक मान लीजिए उसकी चपटी हो गई, वो क्या हो गई, फ्लैट हो गई. ठीक है, किसी भी रीजन से, तो उसकी लेंथ कम या ज्यादा हो गई. अल्टीमेटली क्या पढ़ रहे हैं हम कि चेन की लेंथ इनकरेक्ट है.
चेन पे लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड लेंथ 20 मीटर। चेन पे क्या लिखा है? 20 मीटर लॉन्ग ये चेन की लेंथ है, 20 मीटर लॉन्ग चेन है या 30 मीटर लॉन्ग चेन है। लेकिन जब एक्चुअली हमने मेजर करा कि ये वाकई 20 मीटर है या 30 मीटर है, एक बार चेक तो करें हम, तो देखा तो ना तो 20 मीटर थी ना वो 30 मीटर थी। वो 20 मीटर से कम या ज्यादा हो सकती है, 30 मीटर से कम या ज्यादा हो सकती है। तो अब हमने तो उसको ये मान लिया था कि 20 मीटर चेन है वो, और हमने उसको 20 मीटर मान करके किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया। एक्चुअल में वो 20 मीटर नहीं थी, लेकिन हमने मान लिया था कि वो 20 मीटर है क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि ये 20 मीटर लॉन्ग चेन है, और हमने उसको 20 मीटर मान करके किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया और हमारे पास एक आंसर आ गया। हमारे पास दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया है। अब बाद में हमने चेक करा कि ये जो चेन है ये वाकई 20 मीटर है भी या नहीं, तो देखा कि 20 मीटर नहीं थी। अब 20 मीटर नहीं थी तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है, जो हमने रिजल्ट डिटरमाइन करा है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारे पास आया, वो भी तो इनकरेक्ट हो गया। तो अब जब हमें चेन की करेक्ट लेंथ पता है तो क्या वापस मेजर करें पूरा डिस्टेंस? जरूरत नहीं है। आप इनकरेक्ट वैल्यू से करेक्ट वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, और वही हम देखने जा रहे हैं इस वाले करेक्शन में। करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको आप बोल रहे हैं करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिए, ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन यहां पर सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है हमेशा कि सर ट्रू वैल्यू हमें समझ नहीं आती, हमें इनकरेक्ट वैल्यू समझ नहीं आती। मैं जैसा जैसा बोलते जा रहा हूं ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। यहां पर मैं स्मॉल एल को रिप्रेजेंट करूंगा किससे? स्मॉल एल को क्या लिखूंगा? स्मॉल एल को मैं लिखूंगा ट्रू लेंथ ऑफ चेन। ट्रू लेंथ ऑफ चेन, जिसको आप डेजिग्नेटेड लेंथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन। डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन दैट मीन्स जो चेन पे लिखा हुआ है कि ये 20 मीटर लॉन्ग है या 30 मीटर लॉन्ग है, उसको आप ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। क्या मानेंगे आप? वो ट्रू लेंथ है चेन की। लेकिन जब आपने उसको ट्रू लेंथ मान 20 मीटर मान करके मेजर कर लिया, आपका आंसर गलत मिला, लेकिन आपने वापस आंसर गलत क्यों मिला? क्योंकि आपको अगेन आपने चेक करा कि चेन की लेंथ जो है वो 20 है भी या नहीं, वो गलत निकली। दैट मीन्स उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एल डैश से, विच इज इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। चेन की लेंथ होना थी 20 मीटर या 30 मीटर, लेकिन चेन की लेंथ कुछ और है, तो अभी क्या लेंथ है? वो है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। ट्रू लेंथ कितनी है? जो उस पर लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड लेंथ। क्लियर? ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? चेन की। अब मैं यहां पर कैपिटल एल को डिनोट कर रहा हूं, देखिए, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। अब किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करा, उसके ट्रू रिजल्ट को मैं कैपिटल एल से डिनोट कर रहा हूं, और कैपिटल एल डैश को मैं लिख रहा हूं इट इज मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, जो कि इनकरेक्ट होगा। मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन। मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन मतलब जो आपके पास रिजल्ट आ चुका है, जो आपके पास रिजल्ट आ चुका है, जो आपने उस रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन से मेजर कर लिया है। ठीक है, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, ब्रैकेट में लिख लीजिए इनकरेक्ट लेंथ। इनकरेक्ट लिख लेता हूं मैं यहां पर, क्या लिखता हूं? इनकरेक्ट। ठीक है, अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यही पॉइंट आपको वापस से। किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना था, ए और बी के बीच का। ठीक, ए और बी के बीच का आपको डिस्टेंस मेजर करना था। आपके पास अवेलेबल जो चेन थी वो 20 मीटर या 30 मीटर थी। मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, आप मान लीजिएगा वन चेन लेंथ, मतलब मैं अभी 20 लेकर के चल रहा हूं, तो 30 भी हो सकता है, दोनों के लिए वैलिड है। कोई भी चेन लेंथ आप ले सकते हो यहां पर। तो मेरे पास अभी 20 मीटर चेन अवेलेबल है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है सर, 20 मीटर चेन अवेलेबल है, दैट मीन्स उस पर लिखा हुआ है सर 20 मीटर की है वो। उस 20 मीटर को मैंने मान करके मैंने सोचा कि वो करेक्ट 20 मीटर ही होगी, और मैंने उसको मान करके यहां पर उसको प्लेस करके इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया,
और मेरे पास जो रिजल्ट आया उसको मैं कह रहा हूं मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, जो कि इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि चेन की लेंथ एग्जैक्ट 20 नहीं थी। तो चेन की लेंथ जितनी थी उसको हम बोल रहे हैं इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एल डैश से। और जो ट्रू वैल्यू है जो उस पर लिखा हुआ है वो कितना, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? स्मॉल एल से। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। डिटरमाइन क्या करना है सर? डिटरमाइन करना है एल, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, क्योंकि हमारे पास एल डैश है, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन अवेलेबल है। हमारे पास इन दोनों लाइन के बीच का, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अवेलेबल है, हमने अभी मेजर करा, बट वो इनकरेक्ट फॉर्म में, उसको हमें कन्वर्ट करना है करेक्ट फॉर्म में। ठीक है, करेक्ट करना है, करेक्ट करना है हमें उसको, इन दोनों के पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को करेक्ट करना है, इनकरेक्ट वैल्यू से करेक्ट वैल्यू की तरफ जाना है। तो यहां पर आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ट्रू ट्रू इक्वल टू फॉल्स फॉल्स। सर ये फॉर्मूला तो हमने एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल के केस में भी देखा था, ट्रू ट्रू इक्वल टू फॉल्स फॉल्स। मैंने आपको वहां भी बताया था कि यही फॉर्मूला मैं चेन सर्वेइंग में भी जब करेक्शन की बात करूंगा तब यूज करने वाला रहूंगा। ठीक, अब पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, व्हाट इज ट्रू ट्रू इक्वल टू फॉल्स फॉल्स। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मतलब कैपिटल एल, इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाई बाय measured length of line, measured length of line multiply by measured length of line। ये मिल गया आपको एक फॉर्मूला। इसको इस फॉर्म में यदि मैं लिखूं तो आप लिख सकते हो कैपिटल L इक्वल टू स्मॉल एल डैश बाय स्मॉल एल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल डैश, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल डैश। Incorrect length of chain, false value. Measured length of line, incorrect value, false value. True length of line, true value. Correct length of chain, correct length of chain मतलब true length of chain, L. ठीक है, true value. So true true equal to false false. True true equal to false false. Clear है सर? अब यहां पर L dash इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन कैसे डिटरमाइन करोगे, इसका लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, एल डैश इक्वल टू एल प्लस माइनस ई। एल डैश इक्वल टू एल, स्मॉल एल डैश इक्वल टू स्मॉल एल प्लस माइनस ई। सर व्हाट इज ई? इज एरर। ई क्या है? एरर। इज व्हाट? एरर। जैसे यदि आपसे ये बोला जाए क्वेश्चन में कि चेन की जो लेंथ है, चेन की लेंथ जो है आपने तो अज्यूम कर लिया था वो 20 मीटर लॉन्ग है, बट वो 20 मीटर लॉन्ग नहीं है, वो अज्यूम कर लेते हैं 20.2 मीटर की है। कितनी है? 20.2 मीटर। सो आपको क्वेश्चन में किस टाइप का आएगा कि चेन इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। चेन जब हमने मेजर करा, चेन को जब हमें क्रॉस चेक करना है कि चेन की लेंथ वाकई 20 मीटर है भी या नहीं, तो हमने चेन को मेजर कर लिया, चेन की लेंथ को मेजर कर लिया, जिससे मेजरमेंट लेते हैं उसको मेजर कर लिया। ठीक है, तो क्या पाया हमने? हमें यह मिला कि 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है। चेन की लेंथ, टोटल लेंथ 20.02 है। तो उस केस में जब भी टू लॉन्ग का केस आएगा, जब भी टू लॉन्ग का केस आएगा तो यहां पर आपको पॉजिटिव साइन लेना है। सर ये तो ऑब्वियस सी बात है। टू शॉर्ट का केस आएगा तो आप क्या लेंगे? नेगेटिव साइन। यहां पर क्या लेंगे? नेगेटिव साइन। सो आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि अ चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। सो टू लॉन्ग वर्ड यूज करा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है 20.02 मीटर की लेंथ होगी। या 20 सेंटीमीटर टू शॉर्ट बोला जाए आपसे तो 20 में से 0.2 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो नेगेटिव साइन यूज करने वाले हैं। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। यहां तक तो सर क्लियर है? अरे क्लियर है? फटाफट कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है, जब तक मैं ये मिटा देता हूं।
क्लियर, बहुत बढ़िया, यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब ये तो मैंने लेंथ की टर्म्स में बात करी, अब यदि मैं एरिया की टर्म्स में बात करूं तब, तो देखते हैं। लास्ट पॉइंट बेटा मैंने ये बताया है कि यदि आपकी चेन की लेंथ, ये कोई चेन है आपके पास, ये कोई चेन है, ठीक है, चेन यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पर एंड हो रही है। इस चेन पे लिखा हुआ क्या है कि 20 मीटर लॉन्ग है, क्या है 20 मीटर लॉन्ग, ये चेन पे लिखा हुआ है 20 मीटर मैट्रिक चेन है। जब आपने इसको मेजर करा इस चेन को, तो आपको कितना मिली है 20.1 मीटर मिली। कितनी मिली 20.1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि चेन की लेंथ बढ़ चुकी है। अब क्वेश्चन में ऐसा आ जाए आपके पास कि हमारे पास 20 मीटर चेन है और जब हमने उसको मेजर करा तो 0.1 मीटर टू लॉन्ग वो मिली हमें। कितनी मिली 0.1 मीटर टू लॉन्ग। तो क्या करेंगे हम L प्लस ई, क्या करेंगे हम L डैश इक्वल टू L प्लस ई। टू लॉन्ग का केस है तो पॉजिटिव साइन यूज कर लिया हमने। व्हाट इज L सर, L तो है हमारे पास ट्रू लेंथ ऑफ चेन, मतलब डेजिग्नेटेड लेंथ जो उस पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 20, ये लिख दिया मैंने 20। पॉजिटिव कितने सेंटीमीटर लॉन्ग पाई गई वो 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। तो फाइनली L डैश कितना है आपके पास 20.1 मीटर। व्हाट इज L डैश, L डैश इज इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, वो चेन की लेंथ जिससे इस लाइन को आपने मेजर किया है और उसी को हमने L डैश से रिप्रेजेंट करा और यही आपका L डैश यहां पर है। ठीक, ओके। अशोक कुमार कह रहे हैं L कहां से आया। भाई साहब L मतलब चेन की लेंथ है ना, जो चेन आप यूज कर रहे हैं, जो चेन आप यूज कर रहे हैं वो है L, वन चेन लेंथ। समझ रहे हो ना। चलो होमेंद्र साहब कह रहे हैं सर चेन को क्रॉस चेक कैसे करेंगे। चेन को क्रॉस चेक किसी और मीडियम से करेंगे, टेप से क्रॉस चेक कर लो, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से क्रॉस चेक करो जिससे आंसर करेक्ट मिल रहा है, उसको उससे क्रॉस चेक करो। ठीक, अब आते हैं एरिया की बात पे। किसकी बात पे, एरिया की बात पे। यदि आपको ट्रू एरिया डिटरमाइन करना है फील्ड का, ट्रू एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, ट्रू एरिया ऑफ फील्ड, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अब मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ट्रू एरिया ऑफ फील्ड ए आपको डिटरमाइन करना है, तो इस केस में आप L डैश बाय L का स्क्वायर कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड एरिया, मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड एरिया, मेजर्ड एरिया इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए डैश से, जैसे वहां पर L डैश से रिप्रेजेंट करा था, मेजर्ड एरिया। ठीक है, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर क्यों होगा सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी जब हमने करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ स्केल देखा था। यदि सिमिलरली आपसे ट्रू वॉल्यूम पूछा जाए, ट्रू वॉल्यूम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, L डैश बाय L का क्यूब मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वॉल्यूम V डैश। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को और याद रखना है। सेम फॉर्मूले हैं जो हमने स्केल के केस में देखा था। क्लियर। ज्ञानेंद्र जी आप जो कह रहे हैं वो अभी मैं एक क्वेश्चन से बताऊंगा। ठीक है, L डैश इक्वल टू L की आप बात कर रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन से बताऊंगा आपको। और ऑब्वियस सी बात है L डैश यदि ग्रेटर देन है L से, तो 20.1 यदि ग्रेटर देन है 20 से, तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा। पता कैसे लगेगा सर कि मेजर्ड एरिया गलत है। आशीष भाई थोड़ा सा फोकस्ड होके सुनिए। मैंने अभी आपको यहां पर क्या बताया था कि आपने जो चेन का यूज करा है
उस चेन पे लिखा हुआ है 20 मीटर लॉन्ग चेन, और आपने उसको 20 मीटर मान करके यहाँ पर इस लाइन की लेंथ को मेजर कर लिया। बट आपने बाद में सोचा एक बार चेक कर लिया जाए कि वो चेन की लेंथ करेक्ट है या नहीं, तो आपने उसको उस चेन की लेंथ को वापस से चेक करा, ये 20 है भी या नहीं, तो किसी और तरीके से चेक करा। मान लो कि कोई टेप आपके पास अवेलेबल है और वो उसकी लेंथ बिल्कुल करेक्ट है, उससे आपने चेक करा तो वो 20 नहीं आते हुए 20 से कम है या 20 से ज्यादा है, दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर मिला था वो गलत था। तो अब कैसे उस गलत आंसर की हेल्प से ट्रू आंसर की तरफ हम जाएं, कैसे हम ट्रू वैल्यू को डिटरमाइन करें, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला ये देखा लीनियर मेजरमेंट में। एरिया मेजरमेंट के केस में हमने ये फॉर्मूला देखा, वॉल्यूम मेजरमेंट के केस में हमने ये फॉर्मूला देखा। क्लियर है बात? वो कैसे पता चलेगा? आपको समझ में आ गया होगा। आपको वापस से क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपकी चेन की लेंथ को कि वो करेक्ट है या नहीं। चलिए, सो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, यहां तक पहले लिख लो, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आप सभी को। ट्रू ट्रू इक्वल टू फॉल्स फॉल्स याद रखेंगे। इतना लिखने के बाद एक डन मैसेज करिए। चलो लिखो क्वेश्चन। इफ लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, इफ length of line measured, if length of line measured using 30 meter chain, if length of line measured using 30 meter chain is 8260 meter, 8260 meter, 8260 meter, if length of line measured using 30 meter chain is 8260 meter, find true length of line, find true length of line, find true length of line measured, find true length of line measured if it was found that, find true length of line measured if it was found that, if it was found that, if it was found that, first लिखो इसमें, it was found that first chain was 30 centimeter too long, chain was 30 centimeter too long, and second लिखिए chain was 60 centimeter too short, chain was 60 centimeter too short, 60 centimeter too short। करिए सॉल्व, बताएं आंसर कितना आ रहा है। $8342.6, ओके।
एंड 8094, ओके ठीक है, देख लेते हैं। देखिए मेजर्ड लेंथ आपको गिवन है, मेजर्ड लेंथ आपको गिवन है 8260 मीटर, ठीक है। चेन की लेंथ आपके पास कितनी है, 30 मीटर चेन, दैट मीन्स एल, ट्रू लेंथ ऑफ चेन आपको गिवन है 30 मीटर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि पहले केस में यदि चेन की लेंथ 30 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो जाती है, 30 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, और सेकेंड केस में 60 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, और इस केस में आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। सो पहला हम लेकर के चलते हैं, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट केस कैपिटल L इक्वल टू L डैश बाय L मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L डैश। सो कैपिटल L इक्वल टू L डैश को हम क्या लिख सकते हैं, L प्लस माइनस E, लेकिन पहला केस टू लॉन्ग का है, तो टू लॉन्ग का केस है तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, प्लस E, माइनस हटा देते हैं, डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय L डैश। सो L की वैल्यू गिवन है आपको, व्हाट इज L, ट्रू लेंथ ऑफ चेन 30 मीटर, व्हाट इज L, ट्रू लेंथ ऑफ चेन 30 मीटर, डेजिग्नेटेड लेंथ जो उस पर लिखा हुआ है, सो 30 मीटर। सो यहां पर हमने क्या लिखा, 30 प्लस एरर कितना है, एरर है 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.3 डिवाइडेड बाय 30 एंड मल्टीप्लाई बाय जो आंसर आया है, आंसर कितना है 8260, मेजर्ड लेंथ 8260, यहां से आ जाएगा आपके पास L। सेकेंड केस में अगेन सेम फॉर्मूला हम लगाते हैं, इस बार हम प्लस की जगह माइनस E लिखेंगे, डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय L डैश, ठीक है। यहां प्लस की जगह मैंने क्या लिखा है, इस बार माइनस लिखा, क्यों, क्योंकि टू शॉर्ट का केस था, ठीक है, टू शॉर्ट, और कितनी वैल्यू से, 0.6। सो कैपिटल L इक्वल टू स्मॉल l आपको गिवन है 30 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 8260 मीटर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8342.6, 8342.6 मीटर, और सेकेंड केस में आपके पास आंसर आ रहा है, ये सभी का आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, 8094.8, 8094.8। भैया मेरे को कैलकुलेट करने की नीड तो नहीं है ना, यहां पर सभी लोग आंसर अलग अलग बता रहे हो। यस करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जिन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो देखिएगा, ये करेक्ट आंसर है। अब यहां से एक कॉन्क्लूजन निकालते हैं हम, देखिए कॉन्क्लूजन क्या है यहां से, कॉन्क्लूजन, पहला केस जब चेन की लेंथ ग्रेटर है एक्चुअल लेंथ से, जब चेन की लेंथ क्या हो गई है, बढ़ चुकी है, टू लॉन्ग का केस है, उस केस में हमारे पास आंसर कितना मिल रहा है, ट्रू लेंथ 8342.6 मीटर, लेकिन जो हमारे पास इनकरेक्ट लेंथ आया था वो कितना था, 8260। अवेलेबल क्या है, अवेलेबल क्या है, अवेलेबल है सर ये, और इसकी हेल्प से हमें ये वैल्यू को डिटरमाइन करना है, इस वैल्यू को डिटरमाइन करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये वैल्यू है जो कि इनकरेक्ट है, तो लेकिन मेरे पास अवेलेबल है, तो इस वैल्यू से यदि मुझे उस वैल्यू को डिटरमाइन करना है तो मैं क्या करूं, 8260 में कुछ वैल्यू को ऐड करूंगा तब जाकर के ये वैल्यू आएगी, या कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब जाकर के ये वैल्यू आएगी। सर ऑब्वियस सी बात है, वो वैल्यू ग्रेटर है इस वैल्यू से, सो इस वाली वैल्यू जो कि अवेलेबल है इसमें कुछ वैल्यू को मुझे ऐड करना पड़ेगा तब जाकर के ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है सर। कितना डिफरेंस, कितनी वैल्यू को, कुछ वैल्यू मतलब क्या, कुछ सम वैल्यू को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो सम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। कहने का मतलब जो अवेलेबल लेंथ है उसमें कुछ वैल्यू को ऐड करना पड़ रहा है, दैट मीन्स करेक्शन पॉजिटिव है। तो जब केस ये बन रहा है कि व्हेन स्मॉल l डैश इज ग्रेटर देन l,
correction will be positive, and when small l dash is less than l, correction will be negative. ये बात किस किस को समझ में आ गई? फर्स्ट पॉइंट, when small l dash is less than l, चलो पहले ग्रेटर वाला ले लेता हूँ. पहला केस, स्मॉल l dash is greater than l. ठीक है, आपको गिवन कितना है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, सो 30.03 इज व्हाट ग्रेटर देन 30. सो व्हेन l डैश इज ग्रेटर देन l, अवेलेबल लेंथ कम आई है, रिक्वायर्ड लेंथ ज्यादा है, तो अवेलेबल लेंथ में कुछ वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी. दैट मीन्स करेक्शन विल बी पॉजिटिव. करेक्शन विल बी पॉजिटिव. करेक्शन विल बी पॉजिटिव. सेकेंड केस, when l dash is less than l, देखिए क्या केस था, l dash, so 30 में से आप 0.6 को माइनस करेंगे तो 29.4, so 29.4 is what less than 30. so when l dash is less than l, जब actual length of chain designated length of chain से कम है, 29.4 is less than 30, उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है कितना, 8094.8. ये रिक्वायर्ड लेंथ है, अवेलेबल लेंथ 8260 है. इस वाली वैल्यू में से मैं कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब जाकर के ये वैल्यू मुझे मिलेगी. इस वाली वैल्यू में से कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब जाकर के मेरे पास ये वैल्यू मिलेगी. ठीक है, 30.3 होगा कौन, हाँ 30.3 सो यहां पर कुछ वैल्यू को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि करेक्शन विल बी नेगेटिव. करेक्शन विल बी व्हाट, नेगेटिव. करेक्शन विल बी नेगेटिव. अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पहला केस है जहां पर करेक्शन आपने पॉजिटिव लिखा है, यदि करेक्शन पॉजिटिव है तो मुझे आप ये लोग बता सकते हो क्या कि एरर क्या होगा? यदि करेक्शन पॉजिटिव है तो मुझे आप बता सकते हो एरर क्या होगा? एरर, फटाफट से बताओ. करेक्शन यदि पॉजिटिव है तो एरर क्या होगा? नेगेटिव. क्या होगा? नेगेटिव. ठीक है, और करेक्शन नेगेटिव है तो एरर क्या होगा? पॉजिटिव. करेक्शन यदि नेगेटिव है तो एरर पॉजिटिव होगा, करेक्शन पॉजिटिव है तो एरर नेगेटिव होगा. दोनों एक दूसरे का अपोजिट. ठीक है, जितना एरर रीडिंग में उसको करेक्ट करने के लिए उतना करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा. यहां पर एक्चुअल वैल्यू थी हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू आनी थी 8342, लेकिन वैल्यू जो आ रही है वो 8260 आ रही है, तो कम वैल्यू आ रही है. कम वैल्यू आ रही है तो इसमें कुछ वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये वैल्यू आएगी. तो कुछ वैल्यू को ऐड कर रहे हो मतलब करेक्शन पॉजिटिव, एरर नेगेटिव. एरर इज व्हाट, नेगेटिव. एरर नेगेटिव क्यों? क्योंकि आनी थी वैल्यू इतनी, लेकिन वैल्यू इससे कम आ रही है, इसलिए एक एरर नेगेटिव. समझ पा रहे हो? सेकेंड केस में जब चेन की लेंथ टू शॉर्ट है, उस केस में आंसर ये आ रहा है, आना चाहिए, लेकिन आंसर ये आ रहा है, तो वैल्यू ग्रेटर आ रही है, ग्रेटर वैल्यू आ रही है. इसका मतलब ये हुआ एरर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये ग्रेटर आ रही है तो इसमें से कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये वैल्यू मिलेगी. तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप कुछ वैल्यू, मतलब करेक्शन नेगेटिव. करेक्शन नेगेटिव. क्या बात समझ में आ रही है? बोलो फटाफट, एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं. एक बार सबके कमेंट चाहिए मुझे, यहां तक समझ में आया या नहीं आया. हाँ, कृष पंडित दिख रहा है आपका कमेंट, मुझे दिख रहा है. फर्स्ट क्लास है आपकी. ओके, बहुत बढ़िया. सभी को क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर कंक्लूजन आपके सामने है. आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एसएससी में कि व्हेन एल डैश इज ग्रेटर देन एल, तो आप इजीली बता सकते हैं वहां पर करेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा.
या एरर आपसे पूछ लिया जाए तो एरर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, एरर हमेशा अपोजिट होगा, करेक्शन पॉजिटिव है तो एरर नेगेटिव होगा, करेक्शन नेगेटिव है तो एरर पॉजिटिव होगा, ये पूरे सब दूर होगा, फॉलो करेगा ये, ठीक है। मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है ये। चलो एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, लिखो एक और क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाई करते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हाई करते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझो, मैं इसको आपको एक और मेथड से कराता हूं, दूसरी मेथड से, इसी की अंडरस्टैंडिंग एक और डेवलप करते हैं मेथड 2 से। देखो आपके पास जो चेन की लेंथ थी वो कितनी थी सर? चेन की लेंथ थी हमारे पास 30.2 मीटर। कितनी? 30.3 मीटर, 30.3 मीटर। लेकिन सर यहां पर चेन एक्चुअली कितना होना चाहिए थी? चेन यहां पर होना चाहिए थी 30 मीटर की। कितने मीटर? 30 मीटर, 30 मीटर की चेन होना चाहिए थी। सर हमने इसी रॉन्ग चेन से ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर करा और ये डिस्टेंस हमारे पास 8260 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 8260 मीटर, ठीक, 8260 मीटर। कितना आ रहा है? 8260 मीटर। अब देखो मैंने यहां पर चेन को एक बार प्लेस करा होगा, फिर दूसरी बार प्लेस करा होगा, फिर तीसरी बार प्लेस करा होगा। ऐसे कितनी बार मैंने प्लेस करा होगा? मैंने प्लेस करा होगा 8260 को डिवाइड मैं कर देता हूं किससे? 30 से। किससे डिवाइड कर देता हूं? 30 से, ठीक है। देखते हैं कितना आ रहा है। 8260 को आप डिवाइड कर देंगे 30 से तो ये आपके पास आ रहा है 275.33। इतनी बार आपने चेन को वहां पर प्लेस करा होगा, इतनी बार आपने चेन को वहां पर क्या करा होगा? प्लेस करा होगा। हर एक एक चेन को प्लेस करने पे 0.3 मीटर का एरर आपको देखने को मिल रहा है। हर बार एरर कितना देखने को मिल रहा है? 0.3 मीटर का हर बार एरर आ रहा है। एक बार चेन को प्लेस करा 0.3 मीटर का एरर आया, फिर दूसरी बार चेन को प्लेस करा 0.3 मीटर का एरर आया। ऐसे आपने इतनी बार प्लेस करा और हर बार 0.33 मीटर का एरर आया है। तो टोटल एरर की यदि हम बात करें, टोटल डिफरेंस या टोटल एरर बोल सकते हो आप, टोटल एरर की यदि हम बात करें तो 275.33 मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? 0.3। सो 275.33 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करता हूं तो कितना आ रहा है? 82.6 मीटर। कितना? 82.6 मीटर, ठीक है। अब यहां पर ये वैल्यू आपके पास करेक्टेड है और वो इनकरेक्ट वैल्यू थी, तो 8260 में से 8342.6 को माइनस करेंगे। 8342.6 में से 8260 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 82.6 मीटर, ठीक है। कितना आ गया? 82.6 मीटर। सो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपसे यहां पर एरर यदि पूछ लिया जाए तो इन दोनों का डिफरेंस बता देंगे आप, ठीक है। क्या बता देंगे? इन दोनों का डिफरेंस। तो 8260 में से आप ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 82.6 मीटर। क्या ये बात समझ में आई सभी को? सो ये एक और दूसरी मेथड थी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप डिटरमाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लिखिए सेकंड क्वेश्चन। अ चेन वॉज टेस्टेड, a chain was tested before starting of survey. A chain was tested before starting of survey and it was found to be
and it was found to be, a chain was tested before starting of survey and it was found to be exactly 20 meter, and it was found to be exactly 20 meter. Next, after measurement of total length, after measurement of total length after measurement of total length 2600 meter, 2600 meter, 2600 meter, the chain was again tested after measurement of total length 2600 meter, the chain was again tested and found 20.2 meter, and found 20.2 meter, 20.2 meter, full stop. After that another 4600 meter was measured. After that another 4600 meter was measured, 4600 meter was measured, and at the end of the day length of chain was 20.36 meter, 20.36 meter. Calculate true length of line measured. करिए सॉल्व. क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करिएगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है. लास्ट लाइन रिपीट कर देता हूं. आफ्टर दैट अनदर 4600 मीटर वॉज मेजर्ड एंड एट द एंड ऑफ डे लेंथ ऑफ चेन वॉज 20.36 मीटर, 20.36 मीटर. कैलकुलेट ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड. मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिसका कहीं पर मिस हो गया हो लिखते जाइएगा. अ चेन वॉज टेस्टेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सर्वे एंड इट वॉज फाउंड टू बी एग्जैक्टली 20 मीटर. आफ्टर मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ 2600 मीटर, द चेन वॉज अगेन टेस्टेड and found 20.2 meter. After that another 4600 meter was measured and at the end of day length of chain was 20.36 meter. Calculate true length of line measured.
हाँ, जिसको सेकंड मेथड समझ में आ रही है वो सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, जिनको फर्स्ट मेथड समझ में आई फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपका जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, जिसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा रहती है कि किस टाइप से होना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रू ट्रू इक्वल टू फॉल्स फॉल्स बिना दिमाग लगाए यदि सॉल्व करना है तो ट्रू ट्रू इक्वल टू फॉल्स फॉल्स। फाइनल आंसर बताइए हर्षल। कपिल आंसर करेक्ट नहीं है आपका। देखिए सोनू और रोशन, आप जो फोर की टर्म्स में बता रहे हैं, शायद आपने क्वेश्चन प्रॉपरली रीड नहीं करा। अनादर 4600 मीटर लिखा है वहां पे, अनादर 4600। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है आपके पास। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन है। 20.2 गिवन है यहाँ पर, 20.2 और 20.36। यस, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आप सभी को। नहीं, आंसर किसी का भी करेक्ट नहीं आ रहा है, सभी का आंसर रॉन्ग है। मैं क्वेश्चन आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जब हमने किसी एक चेन 20 मीटर की चेन हमारे पास अवेलेबल है, और इस चेन को जब हमने किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया, तो हमने एक बार क्रॉस चेक करा कि चेन की लेंथ वाकई 20 मीटर है भी या नहीं। तो उस समय हमने देखा कि चेन की एग्जैक्ट लेंथ 20 मीटर है। जब हमने ये यहां पे इन दोनों लाइन के बीच में मेजरमेंट स्टार्ट करा, ए पॉइंट से जब हम सी पॉइंट तक आ चुके हैं, दैट मीन्स 2600 मीटर हम मेजर कर चुके हैं उस चेन की हेल्प से। फिर हमने सोचा कि एक और बार चेक कर लिया जाए कि चेन की लेंथ अभी भी 20 है या नहीं। तो जब अगेन चेक करा तो चेन की लेंथ में 20 सेंटीमीटर का एरर हमें दिखा, 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग दिखी हमें चेन। उसके बाद हमने उसी चेन से अनादर 4600 मीटर लेंथ मेजर करा, और एट द एंड ऑफ द डे हमने जब चेन की लेंथ को अगेन मेजर करा तो वो हमें कितनी मिली? 20.36 मीटर मिली, 20.36 मीटर मिली। आपको डिटरमाइन करना है करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन ए बी। आपने सभी बच्चे के जिन्होंने भी कमेंट्स करे हैं सभी के आंसर गलत हैं। देखो अब यहां पर चेन की लेंथ करेक्ट थी, लेकिन 2600 मीटर के बाद चेन की लेंथ इनकरेक्ट हो चुकी है। क्या आपको एग्जैक्ट पता है क्या कि यहां पर चेन की लेंथ किस वाले पोर्शन पे इनकरेक्ट हुई है? नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी जो लेंथ है उसमें चेंज देखने को मिल रहा होगा। ग्रेजुअली 20 मीटर कन्वर्ट हो रही होगी 20.2 मीटर में, धीरे धीरे चेन की लेंथ इंक्रीज होती जा रही होगी। तो आपको कोई पॉइंट एग्जैक्ट यहां नहीं पता कि किसी पॉइंट पे चेंज हुआ है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन जब हम 2600 मीटर हमने करेक्टली डिटरमाइन करा है या नहीं, मतलब कि ए से सी का करेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये डिटरमाइन करने के लिए अब मैं यहां पर एल डैश क्या लूंगा? एल डैश स्टार्टिंग में तो 20 है, देन उसके बाद 20.2 हो गया, तो मैं एल डैश क्या लूं? 20 लूं या 20.2 लूं? सर ये तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होगी चेन की लेंथ, तो आप एक काम करिए, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। क्या लीजिए? इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। सो 20 प्लस 20.2 डिवाइडेड बाय 2, एल डैश पहले वाले केस में मिल जाएगा 20.1 मीटर, फर्स्ट वाले केस में कितना मिल जाएगा? 20.1 मीटर। तो यहां पर इस वाले केस में एल डैश आपको मिल रहा है 20.1 मीटर। सेकेंड केस की बात करते हैं, सी और बी के बीच का अनादर 4600 मीटर डिस्टेंस मेजर करा। स्टार्टिंग में एरर 0.2 था, एंड में एरर 0.36 हो गया।
कौन सी वैल्यू लें, 0.2 लें या 0.36 लें? सर अगेन ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ होगा, यहाँ पर दोनों का एवरेज लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड केस में, ये आपका फर्स्ट केस था, सेकेंड केस में आपका एल डैश कितना आ जाएगा? एल डैश आ जाएगा आपके पास 20.2 प्लस 20.36 डिवाइडेड बाय 2। सो एल डैश की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 16 का डिफरेंस, 20.28 मीटर, यह आ जाएगा आपके पास एल डैश सेकेंड केस में 20.28 मीटर। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। AC के लिए हम यहां पर करेक्ट लेंथ डिटरमाइन कर लेते हैं। AC इक्वल टू, ये लेंथ आ जाएगा स्मॉल एल डैश बाय एल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल डैश। सो एल डैश इक्वल टू व्हाट? एल डैश इज 20.1 पहले केस में, डिवाइडेड बाय 20 एंड मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड लेंथ इज व्हाट? 2600। यहां से आ जाएगा AC की वैल्यू, और CB की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। CB की वैल्यू के लिए एल डैश है आपके पास 20.28 डिवाइडेड बाय 20 एंड मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड लेंथ 4600। यहां से आ जाएगा आपके पास CB। आपको डिटरमाइन करना है AB। सो व्हाट इज AB? इट इज AC प्लस CB। कितना आ रहा है AC? यस, करेक्ट आंसर रोहित, फाइनल आंसर बताया आपने। यस, कमलेश जोशी करेक्ट आंसर। सो AC बताइए मुझे सबसे पहले, AC कितना आ रहा है? 20.1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2600, 2613। इट इज 2613 मीटर AC की वैल्यू 2613 प्लस CB की वैल्यू हम देखते हैं यहां पर कितनी आ रही है। CB की वैल्यू 20.28 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4600। इट इज 4664.4। इट इज 4664.4 मीटर, 4664.4। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे 2613, सो ये आ जाएगा 7277.4, 7277.4 मीटर। ठीक है, तो सबसे हेवी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाता है। कोई सी भी एग्जाम ले लो आप, चाहे आप JEE ले लो, AE ले लो, गेट ले लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज ले लो, इससे ऊपर क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में यदि चेन की लेंथ में कोई एरर नहीं है, कुछ डिस्टेंस मेजर करने के बाद चेन की लेंथ में एरर आता है, तो इस केस में हमें एरर को एवरेज वैल्यू लेना है, और एवरेज वैल्यू यहाँ एवरेज एरर की हेल्प से एल डैश की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। सिमिलरली हाफ पोर्शन में कोई डाउट पूछ सकते हैं। तो यहां पर आपका पहला करेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेकंड करेक्शन की तरफ। करेक्शन ड्यू टू स्लोप। नेक्स्ट करेक्शन सेकंड, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। चलिए, क्लियर है, वेरी गुड। करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अब देखिए, हाइपोटेन्यूसल अलायंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, याद होगा सभी को, कल ही हमने देखा है। रिलेट करिएगा दोनों कॉन्सेप्ट को, एक तो इसको और एक हाइपोटेन्यूसल अलायंस को। ये आपके पास एक स्लोपिंग ग्राउंड है। आपको ये पता है कि चेन सर्वे डेटा हमेशा स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। चेन सर्वे डेटा क्या होना चाहिए? स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये A और B के बीच का डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने स्लोपिंग ग्राउंड पे जो मेजर करा है डिस्टेंस, वो कितना है? L। कितना डिस्टेंस है? L। ठीक है, और हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें A और B के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D चाहिए। क्या चाहिए? D।
हमारी रिक्वायरमेंट है स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बट हमारे पास जो अवेलेबल है डिस्टेंस वो स्लोपिंग है, क्योंकि स्लोपिंग ग्राउंड पे चेन को प्लेस करके हमने डिस्टेंस को मेजर करा है। यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि दोनों पॉइंट के बीच का जो लेवल डिफरेंस है वो कितना है, d, ठीक है, और ग्राउंड का स्लोप कितना है, थीटा। थीटा इज व्हाट, ग्राउंड का स्लोप। व्हाट इज थीटा, इट इज स्लोप ऑफ ग्राउंड, स्लोप ऑफ ग्राउंड। What is d, level difference between 2 point, level difference between a and b, a and b. What is l, sloping distance, sloping distance, sloping distance between a and b, between a and b. What is d, horizontal distance between a and b, horizontal distance between a and b, horizontal distance between a and b. थीटा स्लोप ऑफ ग्राउंड कैसे मेजर करा होगा सर, क्लिनोमीटर की हेल्प से। कल ही हमने क्वेश्चन पूछा था, कल ही आप सभी ने आंसर करा था सर, क्लिनोमीटर की हेल्प से स्लोप ऑफ ग्राउंड आप डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। सो यहां पर भी आपने क्लिनोमीटर की हेल्प से डिटरमाइन करा। कल हमने ये भी देखा था कि यदि कोई स्लोपिंग ग्राउंड है तो स्लोपिंग ग्राउंड के केस में कितनी कितनी डिफरेंट मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड भी हमने देखा था और हमने इनडायरेक्ट मेथड भी वहां पर देखा था। डायरेक्ट मेथड में हमने स्टेपिंग मेथड देखा था, इनडायरेक्ट मेथड में हमने एक तो लेवल डिफरेंस वाला देखा था, दूसरा हमने क्लिनोमीटर की हेल्प से यदि थीटा डिटरमाइन करा है तो वहां से हमने थीटा की हेल्प से भी कैसे डिटरमाइन करते हैं ये भी हमने सीखा था। अब यहां पर देखिए, जैसा कि आपने कल देखा था हाइपोटेन्यूसल अलायंस केस में आपने डिस्टेंस d को फिक्स कर दिया था। वहां पर इस डिस्टेंस d को फिक्स कर दिया था, आपने बोला था ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 चेन लेंथ के बराबर है, हम फिक्स कर रहे हैं इसको, ये आपने वहां पर बोला था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी हमने फिक्स नहीं करा है, यहां पर हमने जो ग्राउंड स्लोपिंग ग्राउंड है उसी के ऊपर चेन को रख करके डिस्टेंस मेजर करा है। तो अवेलेबल लेंथ जो है हमारे पास वो क्या है, l, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, d, स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अगेन मैं इस वाले ट्राइंगल में यहां पर cos थीटा अप्लाई कर देता हूं। क्या अप्लाई कर देता हूं, cos थीटा, जैसा कि आपने हाइपोटेन्यूसल अलायंस के केस में किया था। यदि हम cos थीटा अप्लाई कर दें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, व्हाट इज बेस, इट इज d, और हाइपोटेन्यूस कितना है, l। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि d इक्वल टू l cos थीटा, d इक्वल टू व्हाट, l cos थीटा, l cos थीटा इक्वल टू d। यस सर। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, a को सेंटर मान के d लेंथ की रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, जैसा कि हाइपोटेन्यूसल अलायंस के केस में किया था, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा सर हमारे पास d, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, d। यदि हम a और b के बीच का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिटरमाइन करते तो वो आंसर आता d, लेकिन सर अभी हमारे पास l मिल रहा है, हमें आंसर क्या मिल रहा है, l मिल रहा है, तो हमें इतनी वैल्यू ज्यादा मिल रही है। सर इतनी वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है कब, जब हम चेन को एक बार प्लेस कर रहे हैं, चेन को एक बार प्लेस कर रहे हैं तो इतना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और ये डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि सर ग्राउंड स्लोपिंग ग्राउंड था, यदि ये ग्राउंड फ्लैट होता तो हमें डायरेक्टली d मिल जाता, लेकिन ग्राउंड स्लोपिंग था, उस केस में हमें इतनी वैल्यू ज्यादा मिल रही है और इस ज्यादा वैल्यू को हम करेक्शन ड्यू टू स्लोप कह रहे हैं। इतना हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, इतना हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। और यही आपका हाइपोटेन्यूसल अलायंस भी था, यही आपका क्या था, हाइपोटेन्यूसल अलायंस भी था। अब मुझे आप लोग बताइएगा, आपको डिटरमाइन करना है a से b का स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बट आपने स्लोपिंग ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर करा है। आपके पास जो अवेलेबल है डेटा वो l है, स्लोपिंग ग्राउंड का लेंथ अवेलेबल है, लेकिन आपको चाहिए d, स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल। तो मुझे बताइए कि अवेलेबल लेंथ में आप कुछ वैल्यू को ऐड करेंगे तो d आएगा या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d आएगा, l
यहां से यहां तक का डिस्टेंस, डी यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये जो करेक्शन ड्यू टू स्लोप है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? करेक्शन ड्यू टू स्लोप है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? यस करेक्ट अभिषेक। या करेक्ट रोहित। सुरेंद्र करेक्ट। नेगेटिव आएगा सर, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा सर। L is greater than D sir, L is greater than D, that means correction due to slope is always negative in nature. Correction due to slope is always negative in nature. नोट पॉइंट लिख लेते हैं यहां पर। करेक्शन due to slope is always negative in nature. हमेशा नेगेटिव होगा करेक्शन ड्यू टू स्लोप। ठीक है सर, कैसे डिटरमाइन करोगे? सर करेक्शन ड्यू टू स्लोप इक्वल टू L माइनस डी। सर L में से यदि हम D को सब्ट्रैक्ट कर दें, L में से D को सब्ट्रैक्ट कर दें, करेक्शन ड्यू टू स्लोप आ जाएगा हमारे पास। सर अवेलेबल क्या है डेटा हमारे पास? सर D अवेलेबल नहीं है, D अवेलेबल नहीं है तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पर D को, जो चीज अवेलेबल थी उसकी टर्म्स में ऑलरेडी लिख दिया L cos थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? करेक्शन ड्यू टू स्लोप इक्वल टू L माइनस D की प्लेस पे लिख दे रहा हूं मैं L cos थीटा। सो फाइनली आपके पास करेक्शन ड्यू टू स्लोप कितना आया? इट इज L1 माइनस कॉस थीटा, L1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब आपका क्वेश्चन यहां पर ये होगा कि सर ये आपने करेक्शन लिखा है या एरर लिखा है? तो मैं बोलूंगा ना मैंने करेक्शन लिखा है ना मैंने एरर लिखा है। सुनना ध्यान से बात, यहां पर कंफ्यूजन होता है सभी को, सभी ध्यान से सुनिएगा। ये ना तो मैंने करेक्शन लिखा है ना मैंने एरर लिखा है। यदि मैं यहां पर एक चीज मैंने लिख दी है कि करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, यदि मैं आगे नेगेटिव साइन को लगा दूं यहां पर तो ये करेक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करेक्शन बन जाएगा। और यदि मैं यहां आगे पॉजिटिव साइन को लगा दूं तो ये एरर बन जाएगा। तो ये मेरे पास जस्ट मैग्नीट्यूड है। विथ नेगेटिव साइन में रख दूंगा तो करेक्शन बन जाएगा, विथ पॉजिटिव साइन रख दूंगा तो एरर बन जाएगा। ये बात समझ में आती है? अब एसएससी में क्या होता है? एसएससी में, चलो एसएससी का बताता हूं, उससे पहले आप रिलेट कर पाए, जब हमने हाइपोटेन्यूसल अलायंस का कॉन्सेप्ट देखा था वहां पर आपने फॉर्मूला लिखा था L sec थीटा माइनस 1 और इस L को आपने 100 लिंक्स लिख दिया था। यहां पर आप क्या लिख रहे हैं? L1 माइनस कॉस थीटा, वहां लिखा था आपने sec थीटा माइनस 1। तो हमेशा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा इन दोनों फॉर्मूले में, है दोनों एक ही चीज। हाइपोटेन्यूसल अलायंस भी यही था, करेक्शन ड्यू टू स्लोप भी यही है, लेकिन वहां पर हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट डिस्टेंस को हमने फिक्स कर दिया था 1 चेन लेंथ, ये अवेलेबल था वहां पर D, लेकिन इस वाले केस में स्लोपिंग ग्राउंड पर डिस्टेंस हमने मेजर करा है, L अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? L अवेलेबल है, D अवेलेबल नहीं है इस केस में। लेकिन हाइपोटेन्यूसल अलायंस के केस में D फिक्स कर दिया था, L को उसकी टर्म्स में हमने डिटरमाइन करा था। बात सभी को समझ में आई? यहां तक सभी को समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं एसएससी की। अब एसएससी क्या करेगा आपसे? या तो आपको बोल देगा करेक्शन ड्यू टू स्लोप और ये आपको ऑप्शन में दिखेगा तो आप बिल्कुल करेक्ट लगा दोगे। मैंने अभी जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करी। अब यदि मैं यहां पर विथ साइन लिख दूं, देखिए करेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, करेक्शन, तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप इक्वल टू, यदि मैं नेगेटिव साइन आगे लगा दूं, माइनस L 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। सो करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज इक्वल टू, माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? L कॉस थीटा माइनस 1, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस 1। ये एक्चुअल करेक्शन,
ठीक है, तो आपको कभी कभी इस फॉर्मेट में भी दिख जाएगा क्वेश्चन, कभी कभी इस फॉर्मेट में भी दिख जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि मैं विथ नेगेटिव साइन लिख दूं तो ये करेक्शन हो जाएगा, विथ पॉजिटिव साइन लिख दूं तो एरर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको इस फॉर्मेट में भी करेक्शन पूछ लिया जाता है, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है और ये क्या है। बात समझ में आई होगी सभी को? एरर पॉजिटिव होगा, हाँ डेफिनेटली, यदि करेक्शन ड्यू टू स्लोप ऑलवेज नेगेटिव है तो एरर पॉजिटिव होगा, एरर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, हमेशा अपोजिट होगा, पॉजिटिव। चलो एक एक बार मुझे कमेंट करके बताओ करेक्ट यहां तक सभी को क्लियर है या नहीं, और फिर मैं इसका एक और दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव कराता हूं। यहां तक क्लियर सभी को? यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इस वजह से मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको। बताओ भाई कमेंट करके। क्लियर? ओके सर, नो साउंड, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? ऑडियो में कोई प्रॉब्लम? हाँ, लास्ट वाला पॉइंट फिर से बता देता हूं, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम? हाँ, एसएससी जे में दोनों तरीके से पूछ रखा है। हाँ बेटा, जिनको जिनको ऑडियो में प्रॉब्लम लग रही है वो उनके हैंड से प्रॉब्लम है, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स को सभी को ऑडियो परफेक्टली आ रही है, ठीक है। तो जो मैसेज कर रहे थे आशा सोनकट्टे, आपके हैंड से प्रॉब्लम है, बात चेक करिए आप, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर उनके पास ऑडियो आई नहीं रही, तो फिर आप जो बोल रहे हो कैसे चेक करेंगे? चलो अब क्या बोल सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूं, करेक्शन ड्यू टू स्लोप इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो आपको समझ में आ गया। ये तो मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, ये क्या लिखा मैंने? मैग्नीट्यूड लिखा। अब मैग्नीट्यूड लिखा है तो एक लाइन हमने यहाँ पे लिख दी, करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। सो यदि मैं यहाँ पर विथ नेगेटिव साइन पुट कर दूंगा, विथ नेगेटिव साइन पुट कर दूंगा तो ये करेक्शन बन जाएगा, और यदि पॉजिटिव साइन के साथ पुट करूंगा तो ये एरर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एरर। तो यदि मैं यहां पर एरर की बात करूं, किसकी बात करें? एरर की। सो एरर ड्यू टू स्लोप, एरर ड्यू टू स्लोप की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास L1 माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया आगे, मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया। तो एसएससी कभी आपसे करेक्शन पूछता है और इस फॉर्मेट में आपको आंसर दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आपको इस फॉर्मेट में भी दिख रहा है तो करेक्ट ही लगाइएगा उसको, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में देखूं तो ये एरर है। यदि मैं विथ नेगेटिव साइन के साथ यहां पर पुट करूं तो एल कॉस थीटा माइनस 1 आता है, तो इस फॉर्मेट में भी एसएससी आपसे पूछ लेता है। तो आपको दोनों बातें ध्यान रहे, इस वजह से मैंने यहां पहले ही क्लियर कर दिया आपको। चलो अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं एक और तरीका आप लोगों को बता रहा हूं करेक्शन ड्यू टू स्लोप का। एक और तरीका देखिए, ये तो हमने थीटा की हेल्प से डिटरमाइन कर लिया, और थीटा हमने क्लिनोमीटर की हेल्प से डिटरमाइन करा था। अब यदि मेरे पास लेवल डिफरेंस डी अवेलेबल है और मुझे डिटरमाइन करना है करेक्शन ड्यू टू स्लोप डी की टर्म्स में, तो मैं कैसे करता हूं? तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर लगा देता हूं पाइथागोरस, ठीक है। यहां पर क्या लगा देता हूं? पाइथागोरस। तो यहां पर आप लिखिएगा सेकेंड केस, यहां पर आप लिखिएगा सेकेंड केस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस था, ये क्या था? फर्स्ट केस। इसके ऊपर लिख लीजिएगा भले, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ये सेकेंड केस। सेकेंड केस में यहां लगा रहा हूं पाइथागोरस, तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो एल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल डी का स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। सर लेकिन यदि पॉजिटिव साइन हो तो ऑलरेडी दिया रहता है ना, पॉजिटिव साइन हो तो ऑलरेडी दिया रहता है। हाँ, यदि इस फॉर्मेट में लिखा है तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, इस फॉर्मेट में गिवन है तो पॉजिटिव ऑलरेडी है।
अमन कह रहे हैं सर अगर दोनों ऑप्शन है तो सेकंड वाला राइट है। यदि दोनों ऑप्शन आपको गिवन है और आपसे बोला है करेक्शन ड्यू टू स्लोप, तो बिल्कुल ये वाला राइट है आपका, बिल्कुल ये वाला राइट है, ठीक है। और एसएससी यदि उसको गलत कर दे तो चैलेंज कर देना पहली फुर्सत में। अब और क्या, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है। अब एसएससी तो बुक में देख लेता है, ये दिख रहा है करेक्शन ड्यू टू स्लोप, वो उसको करेक्ट मान लेता है, बाकी गलत कर देता है। तो बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में, तो चैलेंज करना पड़ेगा फिर भैया आप लोगों को, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। सो मैंने यहां लगा दिया पाइथागोरस, ठीक है। सो एल स्क्वायर यहां पर आपको डिटरमाइन क्या करना है, कैपिटल डी। सो कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, और डी डिटरमाइन करना है तो यहां पर लगा देता हूं मैं स्क्वायर रूट। क्या लगा देता हूं, स्क्वायर रूट, ठीक है। ठीक है सर, डिटरमाइन करना है सर करेक्शन ड्यू टू स्लोप। करेक्शन ड्यू टू स्लोप है हमारे पास एल माइनस डी। डी की वैल्यू अवेलेबल नहीं थी तो हमने इस वाली टर्म्स में डिटरमाइन कर ली। इस बार पहले हमने डी की वैल्यू थीटा के टर्म्स में डिटरमाइन करी थी, इस बार हमने डी की वैल्यू सर लेवल डिफरेंस के टर्म्स में डिटरमाइन कर लिया। सो हम लग देते हैं यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू में। सो यह आ जाएगा एल माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, L square minus D square. This is exact formula to determine correction due to slope. Exact formula to determine correction due to slope. ठीक है, ये exact formula है। और इसका एक approximate formula भी प्रचलन में है, और वो है D square by 2L. This is what approximate formula. Approximate formula. तो आपको कौन सा याद करना है सर, आपको याद करना है अप्रोक्सीमेट वाला। क्यों सर, एग्जैक्ट क्यों नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और फाइनली जब आंसर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो नेग्लिजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज होता है। तो अब जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज करेक्शन ऑफ स्लोप, और आपको लेवल डिफरेंस दे रखा है कि नहीं भी 2 पॉइंट का, तो आप क्या करेंगे, जितना लेवल डिफरेंस है उसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का स्लोपिंग डिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरीके का फॉर्मूला आप अर्थ कर्वेचर के केस में देखेंगे लेवलिंग में। वहां मैं आपसे पूछूंगा कि ये फॉर्मूला आपने और कहां देखा है, तो आप लोग आंसर करिएगा। चलो, सो ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। कहीं पर कोई डाउट है तो पूछिए। कंप्लीट हो जाए तो मैसेज करना है डन। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। सो अब हमारा जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो गया है। तो अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इस वजह से हम स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाए किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का, और हमें मेजर करना पड़ गया, हमारे अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ गया, ठीक है। हमें दूसरी डायरेक्शन से मेजरमेंट लेना पड़ गया। देखते हैं कैसे। अभिषेक बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको क्लियर नहीं हो रहा है कि सर विदाउट साइन दिया है तो एरर आएगा क्या। अभी मैंने आपको रिपीट करा कि आपको इस फॉर्म में भी दिया जाता है और उसको करेक्शन भी बोल दिया जाता है। इस फॉर्म में भी दे दिया जाता है और उसको भी करेक्शन बोल दिया जाता है कभी कभी। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, कॉन्सेप्ट भी कहता है करेक्शन नहीं है। यदि हम पॉजिटिव साइन के साथ ले रहे हैं तो ये एरर है। अभी ये जस्ट मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, जस्ट मैग्नीट्यूड है, ठीक बात है। यदि मैं विथ नेगेटिव साइन ले लूंगा इसको तो ये बन जाएगा करेक्शन,
क्या बन जाएगा, करेक्शन। तो मैं हमेशा पूरे के पूरे सर्वे में क्या करने वाला हूं, पूरे के पूरे सर्वेइंग में हमेशा मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, मैं कभी भी एरर या करेक्शन की बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करूंगा और मैं नीचे आप लोगों को एक लाइन लिखवा दूंगा कि करेक्शन ड्यू टू स्लोप या जो भी मिस अलाइनमेंट या टेम्परेचर या जो भी हम देख रहे होंगे वो ऑलवेज नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा या ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा जिससे क्या हो कि आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट हो कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ये मैं हमेशा क्या लिखवाऊंगा पूरे के पूरे सर्वे में, ये मैग्नीट्यूड आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 100% गारंटी इस बात की। सेकेंड, करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट। करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट। आपको डिस्टेंस मेजर करना था ए से बी तक का, ए से बी तक का डिस्टेंस मेजर करना था, लेकिन बीच में आ गया ऑब्स्ट्रक्शन। बीच में क्या आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो आप स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, आपको आपके अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहां से हमारे अलाइनमेंट को हमने चेंज कर दिया। यहां से मैंने अपने अलाइनमेंट को क्या करा, चेंज कर दिया। तो इस बार मैं मेजर क्या कर रहा हूं, मुझे मेजर करना था ए से बी का डिस्टेंस, लेकिन मैंने ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या मेजर कर लिया, ए से सी प्लस सी से बी मेजर कर लिया, ठीक है। यहां अज्यूम कर लेता हूं मैं कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो L1 है। क्या है, L1। और सी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L2। कितना है, L2। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर करना था ए से बी का डिस्टेंस, लेकिन मेजर क्या करा, ए से सी प्लस सी से बी। मेजर करना था ए से बी। अब मुझे बताओ, ए से बी का जो डिस्टेंस होता वो ए सी प्लस सी बी के कंपैरिजन में क्या होता, स्मॉल वैल्यू होती। दैट मीन्स ए बी इज लेस देन ए सी प्लस सी बी। ये हम बोल सकते हैं ए सी प्लस सी बी मतलब L1 प्लस L2। ए बी का जो लेंथ होता वो L1 और L2 के समेशन से क्या आता, लेस आता। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल। लेकिन आपको मिला कौन सा डिस्टेंस, ये इंक्लाइंड डिस्टेंस मिल गया। वैल्यू हमारे पास जो आई है वो ग्रेटर है, हमारी रिक्वायरमेंट है कम। दैट मीन्स जो ग्रेटर वैल्यू हमारे पास आई है उसमें से कुछ वैल्यू को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। क्या मैं यहां पर भी ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल ए बी का, लेकिन मैं मेजर कर रहा हूं ए से सी, सी से बी। तो यहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं कि करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। और यदि मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो एरर पॉजिटिव हो जाएगा। एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर ये डिटरमाइन कैसे करें कि कितना एरर आया, ये डिटरमाइन कैसे करें, मैग्नीट्यूड। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई हमें कि करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। अब एक पॉइंट यहां पर वापस मैं कह रहा हूं, जब हमने चेन सर्वेइंग स्टार्ट करा था तब हमने ये बात करी थी कि हम केवल लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे, कहीं पर भी एंगुलर मेजरमेंट की बात नहीं करेंगे। हमेशा हम लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे, कहीं पर भी एंगुलर मेजरमेंट की बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। इस केस में आपसे ये पूछा जाए कि चेन सर्वे में केवल लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ जी, केवल चेन सर्वे में लीनियर मेजरमेंट ही लेते हैं हम। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यदि मुझे ये एरर को डिटरमाइन करना है, करेक्शन को डिटरमाइन करना है, तो मेरे अलाइनमेंट में कितना चेंज हुआ वो चेंज मुझे यहां पर डिटरमाइन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
मतलब कि मैं अपने अलाइनमेंट में कितना चेंज कर रहा हूं, ये चेंज मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा θ1 और θ2। केवल इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मेजरमेंट लेना पड़ेगा। क्लियर बात, एंगुलर मेजरमेंट यहां पर मुझे लेना पड़ेगा। अब मैं एक काम ये करने जा रहा हूं कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं ए बी लाइन पे। क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं ए बी लाइन पे। ठीक है, ए बी लाइन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और इस वाले डिस्टेंस को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं डी से। इस वाले डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं, डी से। अब मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए यहां से यहां तक का ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना, इंक्लाइन लेंथ L1 है, अलाइनमेंट में चेंजेस θ1 है, सो L1 cos θ1 यदि मैं कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। कमेंट करो यस और नो। L1 cos θ1 और ये वाला डिस्टेंस L2 cos θ2 कितना आ जाएगा, ये L2 cos θ2। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? L1 cos θ1 और L2 cos θ2। यस, अब बार बार cos थीटा में पूरा वो नहीं लिखने वाला कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना ये वगैरह वगैरह ना, एक बार समझा दिया, समझ गए होंगे अब हर बार। अवेलेबल है L1 प्लस L2, डिटरमाइन करना है L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2। दोनों का डिफरेंस ले लो, आंसर आपके पास। दोनों का डिफरेंस ले लो, आंसर आपके पास। तो देखो यहां पर करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन, सॉरी करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू MIS मिस अलाइनमेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास L1 प्लस L2। ये जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों का सम, माइनस L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2। इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो फाइनली आपके पास वो मैग्नीट्यूड मिलेगा जो कि क्या है, आपका करेक्शन। ठीक है, और यहां पर आपने एक लाइन क्या लिखा है, फाइनली आपने एक लाइन लिखी है, करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट, या शॉर्ट में लिख रहा हूं MIS, आप पूरा लिख लीजिएगा। करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। सो यदि मैं यहां पर, ये तो मैंने जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है, क्या लिखा है मैंने, ये जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है। यदि मैं यहां पर नेगेटिव लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, करेक्शन बन जाएगा। पॉजिटिव लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, एरर बन जाएगा। लिख लो। राजेश कुमार, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अभी सेशन चल रहा होगा, 5 बजे से सेशन था, उसमें आपको बता रहे थे सर कि सोम का आपका कब से स्टार्ट होगा। आपने देखा हो, यदि नहीं देखा हो तो अभी आप देख सकते हो, सेशन चल रहा होगा यूट्यूब सिविल मैकेनिकल चैनल पे, आप देख सकते हो। अमन जोशी कह रहे हैं सर एंगल दोनों जगह सेम होगा सर। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। यदि सेम होता तो मैं यहाँ दोनों जगह थीटा थीटा लिखता। यहाँ पर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है आपका। तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। थर्ड वन इज correction due to temperature।
करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका नहीं हुआ है, लेकिन आपने कॉलेज वगैरह में पढ़ा होगा कि करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर मतलब कि आपका जो चेंज इन लेंथ आता है किसी बॉडी में, जैसे मान लेता हूँ ये कोई एक प्रिज्मेटिक बार है आपके पास, क्या है, प्रिज्मेटिक बार, जिसकी लेंथ क्या है एल। अब प्रिज्मेटिक बार का मतलब आप पूछोगे सर क्या होता है। प्रिज्मेटिक बार मतलब कि यदि मैं इस कोई, मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, ये पेन है, अच्छा फोर्थ है ये, ओके, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ये आपका थर्ड था, ये आपका थर्ड था और ये फोर्थ है आपका, ठीक। तो ये आपका एक पेन है, यदि पेन को मैं यहां से कट करूं, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन देखो तो मुझे एक सर्कल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। पेन को यहां से कट करूं तो भी सर्कल सेम डायमीटर का दिख रहा है, यहां से कट करूं तो भी सेम डायमेंशन, थ्रू आउट लेंथ किसी भी सेक्शन से यदि मैं कट कर दूं तो मुझे यहाँ पर सेम सर्कल दिख रहा है, सेम रेडियस का, सेम साइज। तो इस टाइप के बार को क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यदि क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट लेंथ यदि चेंज होता है तो उसको आप टेपर्ड बार बोलते हैं। ये सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ोगे, चलो इतना अंदर में नहीं जाता उसमें। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मतलब इसको साइड से आप देख रहे हो तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। यदि यहाँ पर आपने कोई टेंसाइल फोर्स पी अप्लाई कर दिया, टेंसाइल फोर्स मतलब जो इसको टेंस कर रहा है, जो इसको खींच रहा है, जो इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, तो उस केस में इस बॉडी, इस प्रिज्मेटिक बार की लेंथ चेंज हो जाएगी, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और लेंथ इंक्रीज हो करके मान लेता हूं मैं यहां पर कि ये लेंथ कितनी हो गई, डेल्टा एल हो गई, कितनी हो गई, डेल्टा एल। तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हो कि ये चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आता है आपके पास पी एल बाय ए ई, ठीक है। अब ये कैसे आता है, इतना मैं डीपली जाऊंगा तो फिर आप सोम में क्या पढ़ोगे, है ना, सोम में पढ़ना ही है कि स्ट्रेन क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, ये सब सोम में मैं अभी डिस्कस नहीं करता। नहीं भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा सोम, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सो डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाय ए ई। सो करेक्शन ड्यू टू सॉरी, ये तो मैंने एक पुल की बात कर दी, ये मैंने किसकी बात कर दी, पुल की। ये फॉर्मूला अभी मैं आगे यूज करूंगा। यदि मैं टेम्परेचर की बात करूं, किसकी बात करूं, टेम्परेचर की। सो टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई बॉडी है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, और यदि मैंने यहाँ पर T1 टेम्परेचर मतलब कि T1 इज वेरी ग्रेटर देन T0, यदि यहाँ पर किसी T1 टेम्परेचर पर इस बॉडी को रख दिया है, सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर था जिसमें ये बॉडी की लेंथ L थी। अब यदि इस बॉडी को मैं 20 से उठा करके कहां पर ले गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंडीशन में ले गया, तो उस केस में इस बॉडी की लेंथ L इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगा। ये बार जिस भी मटेरियल का बना होगा, जो भी इसका थर्मल कोएफिशिएंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। तो एक्सपांड होगा तो इसकी लेंथ में आपको चेंज देखने को मिलेगा, इसकी लेंथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। और इस लेंथ को मैं चेंज इन लेंथ कह रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको मिलता है वहां पर एल अल्फा डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला मिलता है आपको, एल अल्फा डेल्टा टी। एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ दिस बार, व्हाट इज अल्फा, थर्मल कोएफिशिएंट, व्हाट इज डेल्टा टी, T1 और T0 जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन है और एग्जिस्टिंग टेम्परेचर कंडीशन है, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो डिटेल में आप पढ़ोगे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अभी ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के दो फॉर्मूले मैं यूज करने जा रहा हूं, एक तो PL बाय ए, दूसरा L अल्फा डेल्टा टी। तो अभी मैं बात कर रहा हूं करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर की, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अभी नेक्स्ट मैं करेक्शन ड्यू टू पुल की बात करूंगा, तो वहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक। चलिए, सो L अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। कहां से आया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। सो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर इज व्हाट, एल अल्फा टी एम माइनस टी नॉट, टी एम माइनस टी नॉट। व्हाट इज एल, एल इज लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन ऑब्लिक करके मैं लेंथ ऑफ लाइन भी लिख दे रहा हूं। मैंने क्या लिखा, ऑब्लिक करके लेंथ ऑफ लाइन भी लिख दिया। यदि मैं L की वैल्यू इक्वल टू चेन लेंथ पुट कर रहा हूं तो मेरे पास टेम्परेचर के चेंज होने के कारण जो करेक्शन आएगा वो वन चेन लेंथ में आएगा।
यदि मैंने L1 चेन लेंथ पुट करा है तब, लेकिन मैं L की जगह लेंथ ऑफ लाइन पुट कर देता हूं, उस केस में मेरे पास पूरी की पूरी लाइन के लिए वो करेक्शन मिलेगा। तो जो भी वैल्यू यहां पुट करोगे उसकी करस्पॉन्डिंग करेक्शन मिलने वाला है आपके पास। सो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, लेंथ ऑफ चेन ऑब्लिक लाइन। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इज अल्फा? इट इज थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ चेन मटेरियल, ऑफ चेन मटेरियल। चेन मटेरियल, चेन जिस मटेरियल की बनी उसका थर्मल कोफिशिएंट, उसका थर्मल कोफिशिएंट। थर्मल कोफिशिएंट मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी आपको कर चुका हूं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ाते जा रहा हूं मैं। व्हाट इज टीएम? टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। व्हाट इज टीएम? टेम्परेचर, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि जब हमने मेजरमेंट लिया है उस चेन की हेल्प से, तब वहां पर टेम्परेचर कंडीशन क्या है? टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। व्हाट इज टी नॉट? इट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इट इज व्हाट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर? सर ये वो टेम्परेचर है जिसमें चेन ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि सर यदि चेन पे लिखा है 20 मीटर मेट्रिक चेन, तो वो एग्जैक्ट 20 मीटर ही होगी यदि वहां की कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन से मैच हो रही है तब। लेकिन सर वहां पर यदि टेम्परेचर, जब हमने जहां पर उस चेन का यूज करके मेजरमेंट लिया है, वहां पर टेम्परेचर यदि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन से मैच नहीं होता है, तो चेन की लेंथ में आपको चेंज देखने को मिलेगा। यदि टीएम मतलब कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, मान लीजिए वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से काफी ज्यादा है वहां का टेम्परेचर, जब आप मेजरमेंट ले रहे हो, तब चेन की लेंथ बढ़ जाएगी, चेन एक्सपांड कर जाएगी। और कहीं पर ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर काफी डाउन है स्टैंडर्ड से, वहां पर आप मेजरमेंट लोगे तो चेन की लेंथ कम हो जाएगी, चेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक, सो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी यहां मुझे करेक्शन अप्लाई करना है। क्या करना है? करेक्शन अप्लाई करना है। सो यहां नोट में पॉइंट में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं पॉइंट नोट में, कि इफ Tm इज ग्रेटर देन T नॉट, यदि टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट यदि ग्रेटर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर से, तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आप लोग थोड़ा सा सोच के मुझे बताएंगे। और व्हेन, बस आप केवल एक ही कंडीशन ऊपर वाली बताइएगा, मैं नीचे भी लिख रहा हूं, व्हेन Tm इज लेस देन T नॉट करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर इज। तो आप ये फर्स्ट कंडीशन बताइए, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा करेक्शन। करेक्शन थोड़ा सा सोच के बताइएगा, करेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आधी पब्लिक पॉजिटिव कह रही है, आधी पब्लिक नेगेटिव कह रही है। अब जो पब्लिक पॉजिटिव कह रही है, क्या वो फॉर्मूला देख करके कह रहे हैं क्या कि व्हेन सर Tm इज ग्रेटर देन T नॉट, व्हेन सर Tm इज ग्रेटर देन T नॉट, तो वहां पर जो मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें पॉजिटिव मिलेगा सर, इस वजह से हम वहां पर करेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं। एक तो ये चीज हो सकती है, या कंसेप्चुअली आपने सोचा हो कि सर वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चलिए 50-50 आंसर आ रहा है आप सभी का। चलो अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर। When Tm is greater than T naught, correction due to temperature is positive, and when Tm is less than T naught, correction due to temperature is what? Negative. ये मैंने लिख दिया और बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है हमने यहाँ पे। कैसे सर? कुछ नहीं, यहाँ पुट कर दो when Tm is greater than T naught, ये वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव लिख दिया। ये वैल्यू छोटी है, यहाँ पर वैल्यू कम आ जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगा, पूरा टर्म नेगेटिव लिख दिया, है ना? ऐसा होगा। अब आगे मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यदि वो किसी को समझ नहीं आए तो वो ऐसे याद कर लेना, जो अभी मैंने बताया वो ऐसे याद कर लेना।
अब मैं आता हूं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे इसके। यदि कोई दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस, सपोज स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन है यहां पर कौन सी कंडीशन है? स्टैंडर्ड। एकदम ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस यहां पर होना चाहिए। यदि ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, आपने चेन का हैंडल यहां पर रखा, ये रखा चेन, और चेन यहां पर एंड हो चुकी है, आपकी चेन यहां पर एंड हो चुकी है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन है, मतलब चेन की लेंथ बिल्कुल ट्रू होगी, चेन में कोई एरर नहीं है, चेन में कोई एरर नहीं है। सपोज कि ये एक बार चेन को प्लेस करा और ये डिस्टेंस आप लोगों को मिल गया कितना? 20 मीटर, वन चेन लेंथ 20 मीटर, ठीक बात है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करा देता हूं मैं, यहां पर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया व्हेन टीएम इज ग्रेटर देन टी नॉट। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो चेन एक्सपांड कर जाएगी। अब चेन एक्सपांड कर रही है तो देखिएगा, चेन में यहां पर प्लेस कर रहा हूं, चेन यहां पर मैंने करी प्लेस, और चेन इस बार एक्सपांड कर गई। चेन क्या कर गई? इस बार एक्सपांड कर गई। मतलब कि चेन क्या कर रही है आपको? चेन यहां से यहां तक का डिस्टेंस को कितनी बता रही है? जो उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 20 मीटर। चेन आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कितना बता रही है? 20 मीटर। अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को 20 मीटर बता रही है चेन, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को चेन कितना बता रही होगी? ये डिस्टेंस को आपकी चेन बता रही होगी, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को चेन बता रही होगी 20 से लेस देन 20 मीटर। अरे चेन यहां से यहां तक की लेंथ को 20 बता रही है, एक्सपांड कर गई है, तो ए और बी तक के डिस्टेंस को 20 से लेस बता रही होगी। लेकिन एक्चुअल आप देखोगे तो ये डिस्टेंस ए और बी का कितना है? 20 मीटर, लेकिन आपकी चेन कितना बता रही है? 20 से लेस, कम वैल्यू बता रही है। कब? जब टेम्परेचर टीएम है, ग्रेटर देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। आपकी चेन रॉन्ग रिजल्ट दे रही है, कम वैल्यू दे रही है, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, रिजल्ट मिल रहा है कम, तो कम रिजल्ट मिल रहा है तो उसमें उसको हम कुछ वैल्यू को ऐड कर देंगे उस रिजल्ट में, तब जाकर के हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। दैट मीन्स करेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव। सो व्हेन टीएम इज ग्रेटर देन टी नॉट, करेक्शन इज व्हाट? पॉजिटिव। और इसी का जस्ट रिवर्स, जब कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, चेन की लेंथ कम हो गई, तो चेन की लेंथ कम हो गई तो उस केस में करेक्शन क्या जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव। करेक्शन क्या जाएगा? नेगेटिव। और करेक्शन यदि नेगेटिव है तो एरर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, बोलो समझ में आया या नहीं आया? यहां पर आप करेक्शन का जस्ट रिवर्स हमेशा समझ जाया करिए। करेक्शन पॉजिटिव लिखा है तो एरर नेगेटिव, करेक्शन नेगेटिव लिखा है तो एरर पॉजिटिव, ये हमेशा समझ जाया करिए। हाँ, सिमिलर टू टू लॉन्ग कंडीशन, यस करेक्ट, करेक्ट राजीबुल। नहीं आया समझ में? है? नहीं आया? ध्यान ही नहीं दिया मतलब आपने। ए और बी के बीच का डिस्टेंस स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन में डिटरमाइन कर रहा हूं। चेन यहां से स्टार्ट होकर के यहां पर एंड हो गई, कितना शो कर रही है? वन चेन लेंथ 20 मीटर। अब यदि कंडीशन टीएम वाली है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इस कंडीशन में आप चेन की हेल्प से इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो चेन की लेंथ एक्सपांड कर गई। चेन तब यहां से स्टार्ट होकर के यहां पर एंड हो रही है, लेकिन उस पर लिखा हुआ कितना है? 20 मीटर। उस पर लिखा कितना है? 20। लेकिन आपको चाहिए ए से बी का डिस्टेंस, तो वो दिखा कितना रही है? 20 से लेस। ए से बी तक के डिस्टेंस को 20 से लेस बता रही है, क्योंकि यदि इतना 20 है तो यहां से यहां तक का तो 20 से लेस होगा ना। तो 20 से लेस बता रही है, लेकिन एक्चुअल कितना है? वो 20 है, तो ये कम वैल्यू बता रही है, तो इसमें कुछ वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के एक्चुअल वैल्यू आएगी। और कुछ वैल्यू को ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स करेक्शन पॉजिटिव, करेक्शन पॉजिटिव। अब मत बोलना नहीं आया। और अभी भी नहीं आया है तो फिर भाई यहां पे टीएम इज ग्रेटर देन टी नॉट है, ये पॉजिटिव हो गया, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर पॉजिटिव लिख दिया मैंने। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेगेटिव कंडीशन भी समझ में आ गई होगी, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर नेगेटिव।
चेन कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि एक चीज बता दी तो दूसरी वो आप समझ जाओगे, ये वाली, है ना। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना आप लोगों से, भावी जूनियर इंजीनियर्स। नेक्स्ट, करेक्शन ड्यू टू पुल। करेक्शन ड्यू टू पुल। अब पुल के कारण कितना होगा सर? कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन हमने देखा था। आईएस कोड कहता है हमसे क्या? आईएस कोड हमसे कहता है कि सर 20 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर और 80 न्यूटन का पुल, है ना। ठीक बात है। अब मैंने जब चेन से किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, मैंने लगा दिया भैया अपनी पूरी ताकत, दिखा रहा हूं मैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहा हूं वहां पे। मैंने चेन को खींच दिया बहुत लपक के। अब चेन को आप खींच दोगे तो चेन की लेंथ बढ़ गई, 80 न्यूटन से ज्यादा पुल लगा दिया, स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा फोर्स लगा दिया, चेन की लेंथ बढ़ गई। चेन की लेंथ यदि बढ़ गई तो अगेन आप क्या बोलोगे कि व्हेन पीएम इज ग्रेटर देन पी नॉट, when pull at the time of measurement is greater than standard pull, the correction due to pull is positive, जैसा कि इस केस में लिखा आपने। तो यहां पर फॉर्मूला करेक्शन ड्यू टू पुल इक्वल टू पी एम माइनस पी नॉट पी एल अपॉन ए ई। What is PM? It is pull at the time of measurement. Pull at the time of measurement. Measurement के समय pulling force कितना अप्लाई करा? What is P naught? Pull, standard pull. Standard pull. Standard pull. What is L? It is length of chain. लेंथ ऑफ चेन, या आप लाइन भी लिख सकते हो। यदि आप एल लेंथ ऑफ लाइन पुट कर रहे हैं तो करेक्शन ड्यू टू पुल होल लाइन के लिए मिल जाएगा। लेंथ ऑफ चेन पुट कर रहे हैं तो करेक्शन ड्यू टू पुल केवल सिंगल चेन लेंथ के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ए? इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चेन और टेप। ऑफ चेन और टेप, तो ये चेन या टेप जो भी यूज कर रहे हो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज ई? इट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ चेन मटेरियल, ऑफ चेन ऑब्लिक टेप मटेरियल। टेप मटेरियल, जो भी यंग्स मॉडुलस है चेन या टेप मटेरियल का, वो आप ई से रिप्रेजेंट करोगे। यंग्स मॉडुलस आपको नहीं पता हो, यंग्स मॉडुलस आपको नहीं पता हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लीजिएगा। सो मैं पढ़ो, देखो बताता हूं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू व्हाट? अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। अब वो इसके लिए आपको बेस क्रिएट करना पड़ेगा ना, मैं बताऊंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा। उसके लिए आपको बेस क्रिएट कराना पड़ेगा, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पॉइंट है। चलो, स्ट्रेस में फिर भी ट्राई करता हूँ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बॉडी में स्ट्रेन आते जा रहा है। जब मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेट आ रहा है एकदम। दिस इज स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन ग्राफ। मैंने कुछ फोर्स अप्लाई करा, बॉडी में इतना स्ट्रेन आया, मैं फिर से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बॉडी में इतना स्ट्रेन आ रहा है, मैं फोर्स अप्लाई करते जा रहा हूँ, बॉडी में स्ट्रेन आते जा रहा है। एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये लीनियर प्रोफाइल होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उस लिमिट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ में ऐसा चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो यहाँ पर जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट ई को यहाँ पर लिख देता हूँ। व्हाट इज ई? इट इज यंग्स मॉडुलस। सो ई इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। बाकी आगे आप पढ़ोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। सो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि इफ
इफ पी एम इज ग्रेटर देन पी नॉट, सो करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन ड्यू टू पुल इज पॉजिटिव, करेक्शन ऑफ पुल इज व्हाट, पॉजिटिव, एंड इफ पी एम is less than P naught, then correction of pull will be negative. Correction of pull will be negative. Clear? Clear है? If PM is greater than P naught, correction of pull positive. When PM is less than P naught, correction of pull negative. ये सभी को समझ में आ गया होगा? टेम्परेचर से रिलेट कर पा रहे होंगे? हाँ भाई, पुल और टेम्परेचर की कंडीशन सेम होगा। पहले तो आपने पूल को POOL क्यों लिख दिया भाई, स्विमिंग पूल थोड़ी ना है, पूलिंग फोर्स, कितने फोर्स से आप चेन को खींच रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर आपका पुलिंग वाला करेक्शन भी कंप्लीट होता है, करेक्शन ड्यू टू पुल। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेम कंडीशन, यदि मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दूंगा तो चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और चेन की लेंथ यदि इंक्रीज हो गई तो अब ए और बी के बीच के डिस्टेंस जो कि एक्चुअल में 20 है, आपकी चेन 20 से लेस बता रही है। क्यों? क्योंकि चेन की लेंथ बढ़ गई। ठीक है, चेन की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। इस वजह से ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अब आपकी चेन कम बता रही है, जो एक्चुअल में ज्यादा है। सो इसका मतलब यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे करेक्शन ड्यू टू सैग। क्या देखेंगे नेक्स्ट, करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू सैग देखते हैं कल। बड़ा टॉपिक, ठीक है, बड़ा टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करना पड़ेंगे। मिलते हैं कल। ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। कल कुछ और करेक्शन देखेंगे। करेक्शन ड्यू टू सैग के बाद हम एक नॉर्मल टेंशन क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखने वाले रहेंगे करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू MSL। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या टॉप लेवल हो सकता है क्वेश्चन का, वो हम देखेंगे। उसके बाद एक फाइनल टॉपिक आपका बचेगा, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, और ये चेन सर्वे समाप्त हो जाएगा। सो लगाते रहिए वर्कबुक के क्वेश्चन। कल मानो, कल और परसों 2 दिन और ये टॉपिक चलने वाला है। परसों हो सकता है मैं वर्कबुक के क्वेश्चन लगा करके एंड कर दूं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वर्कबुक लगाते चलो हाथों हाथ। मिलते हैं कल, बाय बाय।